नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए पेपर वन सभी के लिए अनिवार्य विषय है और सभी इस वीडियो को देखिए आप। टोटल मैंने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस लिए हैं। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन कुछ आपको क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा, ताकि इन 50 प्रश्नों को पहले तो आप चेक करें किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। साथ ही साथ आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से तैयार होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने जनरल साइंस से सामान्य विज्ञान से ले रखा है। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे? एक बार हम यहीं पर पूरा देख लेंगे ये वर्गीकरण है। तो RH वी टेकर ने, पहले तो आप जान लीजिए कि 5 जगत वर्गीकरण जो है RH वी टेकर ने दिया था। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। लीनियस वर्गीकरण के जन्मदाता है, ये भी आप जानते रहिए लीनियस। और लीनियस ही ने द्विनाम पद्धति भी दिया था। द्विनाम पद्धति में क्या था? पहला वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम। इतना क्लियर हो गया आपका। अब RH वी टेकर के जो 5 जगत हैं, यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे जो पहला जगत इनका है मोनेरा। मोनेरा में इन्होंने क्या किया था, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप जो है नोट्स बना सकते हैं। तो मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक यानी अल्प विकसित कोशिका वाले, जिसमें केंद्रक नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और यूकैरियोटिक जो होते हैं पूर्णतः विकसित कोशिकाएं होती हैं। मोनेरा में एग्जाम्पल अगर आप पूछेंगे तो माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, इसके अलावा सभी जीवाणु बैक्टीरिया भी इसी में आते हैं। दूसरा आपका है प्रोटिस्टा। इसमें जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले सभी प्राणी आते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? प्रोटोजोआ, सभी शैवाल हो गए, स्लाइम मोल्ड हो गए, इसे आप याद रखिएगा। तीसरा जगत इनका है फंगाई का। फंगाई, इसमें जो है कवक को रखा गया है, और ये जो होते हैं पर्णहरिम रहित होते हैं, क्लोरोफिल का इनमें अभाव पाया जाता है, जैसे कवक। चौथा आपका प्लांटी, कोशिका भित्ति वाले कोशिकाएं होती हैं। देखिए सिर्फ मोनेरा को छोड़ के जितने और इनके वर्गीकरण में है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया, इन सभी में जो है यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। इसमें एक कोशिकीय सेल पाए जाते हैं, बाकी सभी में अपना जो है बहुकोशिकीय। तो प्लांटी में बहुकोशिकीय, संकेंद्रिक और कोशिका भित्ति के साथ। तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांटी। एनिमेलिया और प्लांटी में सिर्फ इतना आप अंतर याद रखिए, जैसे एनिमेलिया में जंतु कोशिका में लाइसोसोम होता है, लेकिन प्लांटी कोशिका में नहीं होता। प्लांटी कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंट हैं। सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। सेलुलोज जो है पादप जगत से संबंधित है, एनिमेलिया जगत से सेलुलोज संबंधित नहीं है। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो के अंत में आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किए। चेक करिए, और मैं चाहता हूं कि आप सभी के 50 में से 45 प्लस प्रश्न सही होने ही चाहिए। चलिए यहाँ बताइए आप लोग, रीजनिंग से प्रश्न है ये। रीजनिंग में देखिए एनालॉजी, सादृश्यता वाले प्रश्न, इसी प्रकार से कुछ 4-5 टाइप के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे पहला है आपका, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। ये जो उसमें पहला टॉपिक है, ये उस तरह का प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दही है, मक्खन है, तेल है, पनीर है। तो इसमें दही, मक्खन और पनीर ये तीनों जो है दूध से बने उत्पाद हैं, जबकि तेल जो है अलग प्रकार का है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, और इससे पहले मैं एक प्रश्न और ऐड कर रहा हूँ, हालांकि वो प्रश्न है नहीं यहाँ पर PDF में, लेकिन आप इसे नोट कर लें। उत्तर प्रदेश में राहत प्रवासी मित्र योजना, जितने भी उत्तर प्रदेश की योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें आप जरूर जानते रहिए। राहत प्रवासी मित्र, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। बाल सेवा योजना, बाल सेवा योजना। एक देखिए बाल शिशु योजना है जो कि असम राज्य की है, और बाल सेवा योजना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की है। फिर देखिए इसके बाद
उत्तर प्रदेश में पहला विधि विश्वविद्यालय अभी हाल ही में उसका शिलान्यास किया गया माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। हालांकि घोषणा इसकी पहले की गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश का? प्रयागराज में। जितने भी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स हैं वो आपको जरूर देखने हैं। उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आने लायक है, वो प्रश्न मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। अगला देख लीजिए, पहला आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का, ये कहाँ पे खोला जाएगा? इसकी भी शिलान्यास राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की गई है, गोरखपुर में। तो गोरखपुर का तो कोई छोड़ना ही नहीं आपका है। एक प्रश्न आप यहीं पे और इंक्लूड कर लीजिए गोरखपुर से, कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 प्राणी उद्यान है, पहला कानपुर में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा प्राणी उद्यान बनाया जा रहा है गोरखपुर में। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, पीलीभीत में फूलर झील जहाँ से गोमत ताल से गोमती नदी का उद्गम होता है। ये कुछ प्रश्न स्टैटिक जीके वाले हैं, तो इन्हें भी आप जानते रहें। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री। देखिए यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए था सुनीता विलियम्स। इस प्रश्न को लेकर के आपत्ति है और इसमें इन्होंने सिरिसा बांदला आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर माना है फिलहाल में। हालांकि ये तीसरी हैं। अगर भारत में जन्मी बोला जाए तो ठीक है, उस कंडीशन में दूसरी हैं, लेकिन अगर भारतीय मूल की तीसरी अमेरिकी महिला हैं जो कि अंतरिक्ष में गई हैं, सिरिसा बांदला। और भारत में जन्मी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री में ये दूसरे क्रम की हैं, और उस तरह से भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री में ये तीसरी हैं। समझ में आ गया आपको? प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आप गलत मत करिएगा। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली, ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? यहाँ पर तो आंसर हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर कहा जाए पेपरलेस बजट, तो इससे संबंधित प्रश्न कौन सा हो जाएगा? इससे संबंधित आंसर आपका पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। इसके अलावा 2021 का जो ओलंपिक खेल हुआ है, वहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों मिला करके। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, उन्हें आप जल्दी जल्दी देख लीजिए केवल। जैसे कुल पदक ओलंपिक में 7 और पैरालंपिक में 17। इसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और शेष जो है कांस्य। यहाँ पर 1 स्वर्ण नीरज चोपड़ा वाला भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं, 2 रजत और 4 कांस्य। इसमें ओवरऑल रैंकिंग 48वीं, यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग 24वीं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है? ये किस मंत्रालय की योजना है? शिक्षा मंत्रालय की योजना है। भारत में श्वेत क्रांति की जनक, ऑपरेशन फ्लड, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, ये किससे संबंधित? हरित क्रांति के जनक हैं ये। बलवंत राय मेहता 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान या प्रस्ताव इन्होंने दिया था। 1959 में उसको, उनकी जो रिपोर्ट है प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए इंद्रधनुषी क्रांति, तो सभी जितने भी उत्पाद हैं सभी में सुधार से। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे आपका भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन हो गया, गोल क्रांति आलू उत्पादन से हो गया, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से हो गया, पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से हो गया। तो जितनी भी क्रांतियाँ उन्हें आप जरूर देख लेंगे। फिर देखिए जनसांख्यिकी भी आपका सिलेबस में है, वहाँ से 1 या 2 प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। जैसे पहला कृषि जनगणना गुजरात राज्य ने शुरू किया, प्रारंभ किया, इसको आप जरूर जानते रहिए। कृषि जनगणना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाए जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों ही दृष्टि से, तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912, और पूरे भारत का कितना है? 943 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति
जनसंख्या में और प्रतिशत में सोनभद्र में, और सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में और प्रतिशत में बागपत जिले में है। इसके अलावा जो हड़प्पाई स्थल है उत्तर प्रदेश में, जैसे अभी हाल ही में एक खोजा गया था सनौली, जो कि बागपत जिले में स्थित है, जहाँ से शवाधान मिले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पाई सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है आलमगीर, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है। इसके अलावा बेलन की घाटी हो गया, जो कि इलाहाबाद में गंगा नदी से संबंधित है। इसके अलावा जो लहुरा देव है प्रतापगढ़ में, जहाँ से सबसे पुरानी कृषि चावल धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के करंट के और साथ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, हालांकि जो विशेष उत्तर प्रदेश विशेष नहीं लिखा है इसमें पेपर 1 में, वो एसएसटी का पार्ट है, फिर भी उत्तर प्रदेश के कम से कम जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। राष्ट्रीय या भारत का भूगोल आप पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का भी पूरा भौगोलिक जानकारी आपको होना चाहिए। सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, और सबसे दक्षिणी छोर सोनभद्र है, जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु किससे लगती है, झारखंड राज्य से लगती है। तो जितने भी साथियों मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके का पार्ट बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी आपका छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गोवा। एक प्रश्न आप और यहीं पर और देख लीजिए, हालांकि खेल जगत कोई अलग से मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मिजोरम भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने खेल को उद्योग जगत का दर्जा इसने प्रदान किया है। खेल को उद्योग जगत का दर्जा इसने प्रदान किया है। अच्छा, अगले ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ होंगे? पेरिस में होगा 2024 में। 4-4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। इस बार 2021 में हुआ था, जो कि 2020 का था, कोविड के चलते नहीं हो सका था। तो अब 4 वर्ष यानी 2024 में पेरिस में आयोजित होंगे। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में क्या होता है, 1/3 जो है सदस्य होते हैं वो सेवा मुक्त होते हैं, फिर उतने का ही चयन हो जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे और बताएं, लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी बताएंगे आप लोग? 552 या 550? 552 बताएंगे। अभी जो 104वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत SC/ST के आरक्षण का प्रावधान तो बढ़ा दिया गया, लेकिन इंडो आंग्ल का नहीं बढ़ाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो समाप्त हो जाएंगे, 2026 तक रहेंगे यथावत। भले ही वहाँ पर चुनाव या वहाँ पे सेलेक्ट न किए जाए, चयनित न किए जाए, लेकिन वो पद अभी बने रहेंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी मानेंगे आप लोग? 403 + 1 इंडो आंग्ल वाला, ओवरऑल 404। विधान परिषद में 100, लोकसभा सीटों की संख्या 80 उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। पर्यावरण से प्रश्न है जो कि आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। जितने भी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे एक किगाली समझौता है, ये किससे संबंधित है? अभी इसको हाल ही में ये चर्चा में रहा, इसको लागू किया गया भारत में। तो किगाली समझौता ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन का उत्पादन कम करना है 2047 तक 70%, और उसके पहले क्रमबद्ध तरीके से कम करना है। तो ये आप जानते रहिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। एक देखिए वियना सम्मेलन है जो कि 1985 में आया था, ये भी ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि फाइनली 1987 में ये फाइनल जो है प्रावधान लाया गया था और 1989 से लागू हो गया था। सबसे अधिक देश नहीं, सभी देश मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैं। यही एक ऐसा प्रोटोकॉल है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिससे संपूर्ण विश्व के सभी देश इससे जुड़े हुए हैं। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कुछ प्रश्न आप और देख लीजिए। रामसर साइट आर्द्र भूमियों से संबंधित है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में जो है कुल 46 आर्द्र भूमि स्थल हो चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आर्द्र भूमि स्थल है 8। इतना फैक्ट हो गया क्लियर। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 1973 से हर वर्ष ये मनाया जाता है। 1972 में पहला पर्यावरणीय सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। जैव विविधता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 22 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था ये जैव विविधता सम्मेलन था। यहीं से जैव विविधता की संकल्पना सबसे पहली बार आई थी। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था और जैव विविधता से संबंधित जो संस्थान है वो चेन्नई में स्थित है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है, जिसे कि तप्त स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इतना फैक्ट हो गया। आगे चलते हैं। टाइगर से संबंधित मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। हर साल 29 अगस्त को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जो हाल ही में टाइगर रिजर्व बने हैं या फिर जो टाइगर रिजर्व हैं, कुछ उनके नाम मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, ये तीनों के सम्मिलित नाम, जो उसमें से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे काजीरंगा असम में, मानस असम में, सिमलीपाल भितरकनिका संतकोशिया उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा। इसके अलावा लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उन्नाव जो वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य अलग होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य अलग होता है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। सरिस्का भी राजस्थान में है, टाइगर रिजर्व है। गिर हो गया या फिर जो कच्छ का रण है, ये सभी आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश की जितने भी हैं, बांधवगढ़ हो गया, जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क हो गया, कर्नाटक के जितने भी हो गए, अंसी हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया। एक देखिए गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान या सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट, जो कि अब उत्तर प्रदेश में पहले था, अब उत्तराखंड राज्य में है। जिम कॉर्बेट ये सबसे पहला भारत का राष्ट्रीय पार्क है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, भूलिए मत आप लोग। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 अप्रैल को, माफ़ी चाहूँगा, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आप सभी लोग बताएं। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति, जिसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा को शामिल किया गया था, लॉर्ड डलहौजी, या इसी को बोलते हैं व्यापकत नीति। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यही से पूछ लिया गया है। और सहायक संधि पूछेगा तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। ये लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला शामिल होने वाला राज्य कौन सा है? हैदराबाद। इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कनिंग। ईस्ट इंडिया का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था 1858 ईस्वी में। उसके बाद से वायसराय का पद बना दिया गया था। इलाहाबाद की घोषणा 1858 में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, 1764 के बक्सर युद्ध के बाद। राष्ट्रीय आंदोलन से आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। जैसे होम रूल लीग आंदोलन हो गया 1916 में एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन 1942। कांग्रेस का नरम दल गरम दल समझौता और साथ में मुस्लिम लीग का समझौता 1916 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन। 1916 का जो है ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। पहली बार भारतीय महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। सबसे पहले महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी? एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी।
सबसे पहले जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। सांप्रदायिक पंचायत 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। और 1932 ईस्वी में ही पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, जहां पर दलितों के अलग निर्वाचन को लेकर के अम्बेडकर जी के द्वारा पहल किया गया था। बाद में फिर वहां पे समझौता हो गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा दिया था। गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कौन था? चंपारण 1917 में। इसके अलावा 1918 में इन्होंने खेड़ा और अहमदाबाद मिल 2 आंदोलन और किए थे। 1928 में बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि 26 जनवरी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जब 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई थी बाद में। तो इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, बल्कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और यह तय हुआ कि स्वतंत्रता दिवस तो मना नहीं सकते 26 जनवरी को, इसलिए हम यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाएंगे। यही वजह है कि 1947 से लेकर के 1948 तक, आज़ादी के पश्चात 1 वर्ष तक, अंतिम जो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रहे, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से लेकर के 1950 तक सी राजगोपालाचारी रहे। सी राजगोपालाचारी के बारे में एक क्वेश्चन अभी हाल ही की परीक्षा में पूछा गया था कि इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी, हालांकि बाद में उस पार्टी को भंग कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चलाया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जनाक्रोश, अब कांड नहीं जनाक्रोश बोला जाता है, यूपी का करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, के बाद फिर 12 फरवरी को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। और मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। मुंजे, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। असहयोग आंदोलन जो था, इसकी जो पृष्ठभूमि थी खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, और रोलेट एक्ट के विरोध में ये शुरू किया गया था। रोलेट एक्ट, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील के गिरफ्तारी। और इसी रोलेट एक्ट में आप सभी लोग जानते होंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल की तिथि, ये भी आप याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के 1934 तक चला था। इसी में आप देखेंगे 1930 से लेकर के 1931 और 1932 में क्रमशः 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, जिसमें दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सिर्फ एक सम्मेलन में ही कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था, जबकि अम्बेडकर जी तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? दांडी मार्च यात्रा से नमक कानून को तोड़ा गया था। 12 मार्च से शुरू हुआ था, 24 दिन तक चला था ये, 5 अप्रैल तक। और 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो रहा था 1911 में घोषणा हुई थी, और स्थानांतरित हुआ 1912 में। तो लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय, यहाँ पर देखिए एक हार्डिंग प्रथम था, एक हार्डिंग्स द्वितीय था, लोग गलत कर देते हैं यहाँ पर, हार्डिंग्स द्वितीय। और इसी पर जो है बम फेंका गया था दिल्ली में। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था, और उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, वंदे मातरम राष्ट्रगीत बना था, मतलब राष्ट्रीय गीत बना था। वैसे तो प्रथम बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1897 कांग्रेस अधिवेशन में। प्रथम बार राष्ट्रीय जनगणना कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में।
1927 में साइमन कमीशन बना था और 1928 में भारत में आया था, बम्बई पे सबसे पहली बार। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी को लाठीचार्ज के समय चोट लगी थी लाहौर में, और उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। फिर बाद में सैंडर्स की हत्या भी कर दी गई थी। थोड़ा सा जो प्राचीन भारत है ना, वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, लेकिन विशेष करके आपको आधुनिक भारत का कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कभी कभी होता है ना साथियों कि हम 150 प्रश्न तैयार करने के बजाय हम 145 प्रश्न पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लें। हम 5 प्रश्नों के चक्कर में क्या होता है कि 145 प्रश्न जो हमारा तैयार करना होता है वो सही से तैयारी हो नहीं पाती। जैसे कुछ हमारे भाई बहन विश्व का भूगोल पढ़ने लग जाएंगे। सिलेबस तो आप देख लीजिएगा एक बार पहले, विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल, ये सब नहीं पढ़ना है। कृषि वगैरह में कितना पढ़ना है उतना ही ध्यान दीजिए आप। उत्तर प्रदेश विशेष में कितना पढ़ना है उतना ही ध्यान दीजिए आप। करंट अफेयर्स कब से कब तक कब पढ़ना है ये चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग। प्राचीन भारत या जो मुगल काल है वहाँ से एक प्रश्न या बहुत होगा तो 2 प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं बनने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग सटीकता से पढ़िए। आधुनिक भारत राष्ट्रीय आंदोलन का कोई भी पार्ट आप मत छोड़िए। अब मैं देखता हूँ दोस्तों कुछ लोग जो है यूट्यूब पे बस वही मुगल कालीन इतिहास पढ़ा रहे हैं महीना भर से, जहाँ से एक प्रश्न बनेगा भी कि नहीं बनेगा उस बात की गारंटी नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास थोड़ा पढ़ा दीजिए अच्छे से आप, वहाँ से 1 या 2 प्रश्न बन जाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास से 2 या 3 प्रश्न तो 100% बनने हैं, प्लस करंट अफेयर्स कम से कम 1 प्रश्न, आप 5 से 6 प्रश्न 7 प्रश्न तक इतिहास से। भारत के भूगोल से कम 5-6 प्रश्न हो गया। राज्य व्यवस्था से 3 से 4 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 3 से 4 प्रश्न हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स जो स्पेशल, वहाँ से 1 या 2 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न आप मान लीजिए जो कि आपके उसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में शामिल, उसको कर लीजिए आप। मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। सबसे पहले भारत पर आक्रमण ईरानियों ने किया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर 322-323 ईसा पूर्व में, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानियों ने आक्रमण किया। पहला अरब आक्रमण आप सभी को पता होगा। उसके बाद फिर मोहम्मद कासिम के आक्रमण के पश्चात फिर 1191 में, माफ़ी चाहूँगा 1001 से लेकर के 1027 तक महमूद गजनवी के 17 बार आक्रमण हुए। और इसी के साथ जो है उतबी हो गया, अलबरूनी हो गया, ये सभी इसी के साथ आए हुए थे। और उसके बाद फिर 1100, माफ़ी चाहूँगा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 में तराइन का द्वितीय युद्ध, इतना हो गया। इसके अलावा देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर जी था, इब्राहिम लोधी हार गए थे, वहीं से जो है मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी। दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गोरी के साथ 1192 से शुरुआत हो गई थी। हालांकि 1206 से इसका काल माना जाता है, 1206 से लेकर के 1296 ईस्वी तक तुगलक वंश, जो पहला सल्तनत वंश था वो तुगलक वंश था। उसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले लाहौर को राजधानी बनाई थी। इल्तुतमिश के समय से जो है दिल्ली राजधानी बना था। फिर बाद में आप देखेंगे पहले जब अकबर आया था, फतेहपुर सीकरी राजधानी बना ली थी कुछ दिन के लिए। फिर जहांगीर था, आगरा को राजधानी बनाया था। शाहजहां ने पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाई थी। तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से बिल्कुल पता होना चाहिए। फायान कब आया था, वेनसांग कब आया था? इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। वेनसांग को हर्षवर्धन के समय आया था। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। किसने कहा था कि पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है और सूर्य पृथ्वी के केंद्र में है? प्राचीन भारत के इतिहास से आर्यभट्ट। इनकी रचना का नाम क्या है? आर्यभट्टियम। इसके अलावा सुश्रुत, बराहमिहिर, पतंजलि, थोड़ा थोड़ा जानते रहिए सभी को। वंश का क्रम थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, उसके बाद जो है मौर्य वंश आया, फिर कण्व वंश आया, फिर आंध्र सातवाहन वंश आया, कुषाण वंश आया, गुप्त काल आया, और उसके बाद फिर पुष्यभूति शुंग वंश, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन वाले। 1 रुपए के नोट को छोड़ करके सभी रुपए के नोट हो, उन पर जो है भारत के आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, उनके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सिर्फ 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर होते हैं, वो भी वित्त सचिव के। बैंक दर जो होता है, जो केंद्रीय बैंक आरबीआई अन्य बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। एक होता है रेपो दर, जिसमें बैंक इसमें भी लोन ही देता है केंद्रीय बैंक आरबीआई अन्य बैंकों को, लेकिन ये 60 टर्म के लिए होता है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि जो बैंक होते हैं अपनी पूंजी कुछ रख सकते हैं आरबीआई के पास, तो बदले में आरबीआई उनको ब्याज देता है। इन दोनों में आरबीआई ब्याज लेता है और इसमें आरबीआई जो है ब्याज देता है। एक आपका है नकद कोष अनुपात CRR, जिसमें जो है बैंकों का एक फिक्स अमाउंट आरबीआई के पास रखना होता है
गारंटी के तौर पे, जिस पे कोई ब्याज उनको नहीं दी जाती है। एसएलआर में बैंकों को एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना होता है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय बनाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक कृषि पर फोकस किया गया था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरी जो है 56 से लेकर के 61 तक महालनोबिस मॉडल पे, जिसमें कि सार्वजनिक उपक्रमों पर, भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। आप सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा उड़ीसा में, और एक हो गया आपका झारखंड में, 3 जो है लौह इस्पात केंद्र सार्वजनिक उपक्रम के स्थापित किए गए थे। उनके नाम आप लोग कमेंट करके बताएं। ये दूसरी की बात हो गई। फिर तीसरा आपका 61 से लेकर के 66 तक, फिर 66 से लेकर के 69 तक जो है ये योजना अवकाश था। इसके बाद 69 से लेकर के 74 तक चौथा हो गया। पाँचवा 74 से लेकर के 1974 से लेकर के 1979 तक, ये पाँचवा हो गया, जिसको कि 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद फिर 1978 से लेकर के 83 तक छठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। फिर 1980 में सरकार बदली, 1980 से 1985 में छठी को दोबारा लागू किया गया। तो 5वीं को समय से पूर्व समाप्त किया गया, छठी को 2 बार लागू किया गया था। इतना याद रखिएगा आप लोग। फिर 85 से लेकर के 90 तक 7वीं हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाइयों एग्जाम में, ठीक है, इसको आप जानते रहिए। फिर 90 के बाद 2 वर्ष तक फिर कुछ नहीं किया गया। फिर 92 से शुरू हुआ, 92 से 97, 97 से 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसे कि समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया था। और 2015 से नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया। नीति आयोग को जो है भारत का थिंक टैंक कहते हैं, और ये जो है संघवाद के सिद्धांत पे कार्य करता है। जनगणना आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जनगणना के प्रश्न मैंने पहले ही करा दिए। कुछ जनगणना के प्रश्न और हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, भारत की साक्षरता दर कितनी है, और जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, वन क्षेत्रफल में, इसके अलावा जो भौगोलिक स्थिति है, लिंगानुपात हो गया, ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। साथियों, ये प्रश्न करने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बताएं आप लोग। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, आरबीसी केंद्रक विहीन होता है। लेकिन ऊंट और लामा, ये 2 ऐसे प्राणी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको आप जानते रहिए। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और कुचालक में या अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। करंट अफेयर में देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि जो इंडेक्स हो गए, खुशहाली रिपोर्ट हो गया, विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट हो गया, हेनले इंडेक्स हो गया, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए, जैसे व्हिटली अवार्ड हो गया, जिसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है, जो कि प्रथम भारतीय को मिला है, नुक्लू जी को मिला है, जो कि नागालैंड के रहने वाले हैं। इसी तरह से भारत के कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, या कितने आर्द्र स्थल है भारत के, या अभी आप देखेंगे जो कांग्रेसनल गोल्ड अवार्ड है यूएसए का, सर्वोच्च सिविल का जो है नागरिक सम्मान है, वो पहली बार किसी भारतीय को दिया जाएगा, महात्मा गांधी जी को दिया जाएगा। इसके अलावा मोदी जी को कितने अवार्ड मिले हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सियोल शांति चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, इसके बाद जायद पुरस्कार हो गया, और निशान जो मालदीव का है, बहुत सारे पुरस्कार, उनको लगभग 8-9 पुरस्कार दिए गए हैं। तो वो पुरस्कार एक बार आप देख लीजिएगा। लाइट हाउस परियोजना हो गया, जहाँ पर अफोर्डेबल घर देने की बात की गई, किन किन शहरों में क्रियान्वयन इसका किया गया है। फिर भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? विद्या बालन। फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यानी सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? जापान का है। यानी जापान के लोग किसी देश की यात्रा करते हैं तो बाद में भी उनका वीज़ा बन जाता है, ये चीज़ वहाँ पे होती है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो नमस्ते योगा शुरू किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। जितने भी कोविड के जो योजनाएं चली थी, जैसे उत्तर प्रदेश का हो गया, एक हमने बताया था आपको ना अभी थोड़ी देर पहले कि बाल आवास योजना, राहत प्रवासी राहत मित्र योजना। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता के लिए रेबीज, तो मच्छर, मलेरिया, ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी। ये तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। मलेरिया जो है किसकी बीमारी है? यकृत
और प्लीहा। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर देखिए यहाँ पर रीजनिंग के देखिए 3 से 4 प्रश्न आ जाएंगे। जनरल साइंस के भी मुझे लग रहा है 4 या 5 प्रश्न हो सकते हैं। बाकी जो 40 प्रश्न होंगे, 40-41 प्रश्न होंगे, वो आपका जो है जीके जीएस का प्लस उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड होगा। इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल पेपर 1 अनिवार्य विषय के लिए। एसएसटी वालों के लिए देखिए प्लस पॉइंट है, जो जीके जीएस यहाँ पढ़ेंगे उनको वहाँ भी काम देगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। पादरी, मुनि, नन, शूरवीर, ये तीनों देखिए यहाँ पर पूजा पाठ से, आराधना से, अर्चना से संबंधित हैं। शूरवीर देखिए यहाँ पर अलग है। एनालॉजी से एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है आपकी परीक्षा में, एनालॉजी से। सादृश्यता से एक प्रश्न आपका फिक्स है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म, एपिडर्मिस। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए आप लोग। अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए। थायराइड ग्रंथि। और थायराइड के अंदर जो पाया जाता है पैराथायराइड, उसको जो है ग्रंथि में ग्रंथि भी बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। और पीयूष ग्रंथि पर किसका नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस ताप का नियंत्रण करता है। सेरेबेलम शरीर का संतुलन, आंतरिक शरीर का संतुलन। जो कान है आपका, कर्ण है आपका, ये बाह्य शरीर का संतुलन करता है। सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क, सोचना, विचारना, बुद्धि, ठीक है, सूंघना हो गया, ये सभी कार्य जो होते हैं सेरेब्रम के होते हैं। सेरेबेलम जो होता है आपका, इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं, जो कि मस्तिष्क के पिछले भाग में होता है। छोटा मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। और मस्तिष्क के पीछे बिल्कुल जहाँ से रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, मेडुला ऑब्लांगेटा, उससे जो है शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो जुड़ी रहती हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो थायराइड, अभी बताया हमने थोड़ी देर पहले। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उसको एकमात्र शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। इसके अलावा जो किडनी हमारी है, उत्सर्जन यंत्र हमारा है, उसकी कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की क्या होती है संरचनात्मक इकाई? न्यूरॉन। और फेफड़े की कार्यात्मक इकाई कूपिका, या उसी को बोलते हैं एलोवली। एलोवली इंग्लिश में बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। फाइनली एक देखिए एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो कि वृक्क के ऊपर स्थित होता है। आप देखेंगे डर की स्थिति में एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव होता है, तो उसी से स्राव होता है इसका। थोड़ा सा आप लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में जानते रहिएगा। जाइलम जो होता है ये जड़ से खनिज पदार्थों को पत्तियों तक लेके जाता है, और फ्लोएम जो होता है ये पत्तियों से खनिज पदार्थों को पूरे शरीर में वितरित करता है। ठीक है साथियों, तो वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। विटामिन थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। विटामिन के जितने भी नाम हैं ABCDE और K, इसमें से जो B और C हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो सभी होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, इससे बांझपन की बीमारी होती है, इससे रक्त का थक्का, यह हड्डियों के लिए, ये आप सभी को पता होगा, रतौंधी हो गया आँखों के लिए विटामिन A। विटामिन B में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एनीमिया हो गया, इसकी कमी से होता है, खून की कमी। C से जो है इसका नाम क्या होता है भाई, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। A का क्या है रासायनिक नाम, सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। D का बताइए कैल्सीफेरॉल, E का बताइए टोकोफेरॉल, इसका बताइए फिलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन भी कहा जाता है। B में देखिए बहुत सारे विटामिन है, B1 हो गया थायमीन, B2 हो गया राइबोफ्लेविन, B3 है, B5 है, B6 है पैराडॉक्सिन है, B7 है बायोटीन, B9 हो गया फार्मिक अम्ल, B12 हो गया साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट। ये बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं उनकी क्लोरोफिल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। मनुष्य के हृदय के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम की। रक्त का थक्का जमने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। रक्त का जो थक्का होता है उसके लिए प्लेटलेट्स भी सहायक होता है और प्लाज्मा भी सहायक होता है। प्लाज्मा में होता है थ्राम्बोप्लास्टिन या प्रोथ्राम्बिन कह लीजिए, और
प्लेटलेट्स में जो होता है रक्त का थक्का जमाने वाला कौन सा पदार्थ होता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहिए। जो आरबीसी होता है ना आपका, इस तरह से होता है, उभयतल होता है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जबकि डब्ल्यूबीसी में होता है केंद्रक। प्लेटलेट्स में क्या होता है, केंद्रक होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताइए कमेंट करके, कुछ चीज़ें आप लोग भी बताइए। देखिए आपने कितनी तैयारी कर ली, कितनी तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। पेपर 1 में अगर आपने 45+ अगर कर लिया तो मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, आप सभी की मेहनत पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप बड़े आराम से जो है 120 तक का आप इसको ला सकते हैं आउट ऑफ 150। और 120 वाले का जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल होना ही होना है। पेपर के लेवल पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी। साथियों मैंने कोशिश यहाँ पर करी कि आपके अधिक से अधिक एक रिवीजन की तरह मैंने कोशिश किया यहाँ पे, क्योंकि समय इतना नहीं है दोस्तों कि आपको एक एक प्रश्न करवाया जाए जिस तरह से बाकी लोग करवा रहे हैं। सबको देखिए क्या होता है, व्यूज पाना है, उनको समय निकालना है, समय पास करना है। 20 क्वेश्चन ले लेंगे, 2 घंटे तक वही चलाते रहेंगे, 20 25 30 क्वेश्चन, तो उसका कोई मतलब देखिए नहीं हो रहा है। प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा, पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, समय आपके पास बहुत कम है, और कट ऑफ जो है आपका बहुत ज़्यादा ही रहने वाला है जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। 100 के नीचे की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, 105 110 बहुत मिनिमम रहेगा तो इतना। और जिनके भैया एकेडमिक कम है उनके लिए तो जितना आप ला सकते हैं उतना लाने का प्रयास करिए। तो वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं जो कि अभी इस समय के हैं। आप पहले वाला छोड़ दीजिए जो पहले एग्जाम्स होना था, तो जो करंट वाले जितने भी वीडियोज हैं अभी लगभग 25 से लेकर 30 के आसपास वीडियोज होंगे, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आप सारा वीडियो देख लीजिएगा एक एक करके। और उसमें भी जो साइंस और मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं आप लोग अलग से जो है साइंस और मैथ्स वाले भी क्लासेज, उसमें वीडियोज आप अलग से देख लीजिएगा। पेपर 1 का अलग है, साइंस का अलग है, मैथ्स का अलग है। एक मैंने यूपी स्पेशल का भी बना रखा है जिसमें कि यूपी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल कर लिया है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। 1 लाइनर के तरह मैंने कुछ वहाँ पे बना रखे हैं PDF बना करके, तो उसे आप देख लीजिएगा। और MCQ भी मैं आपको करवाता रहूँगा। कुछ मैं मॉडल पेपर आपको बिल्कुल क्वेश्चन पेपर की तरह लेकर के आऊँगा पेपर 1 के लिए, तो 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। आज तो मैंने इस तरह से नहीं लिया था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स की तरह ही मिलेंगे। तो उसके बाद देखते हैं फिर तैयारी आपकी कितनी हो रही है और कितना आपको अभी और तैयारी करनी चाहिए। रिवीजन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, रिवीजन पे। और करंट अफेयर्स आप लोग डेली पढ़ते रहा करिए, 10 20 5 क्वेश्चन। लास्ट में जा कर के 2-4 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाते हैं ना, फिर बाकी चीज़ें हम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर दिमाग में करंट अफेयर्स ही घूमने लग जाता है। बाकी आपको जैसा उचित लगे, मेरा सजेशन तो यही है बेस्ट कि आप करंट अफेयर्स अभी से पढ़ते रहें।